हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज जो हमारा चैप्टर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। जो ग्रीक वर्ड्स है इसका मीन होता है, देखिए आप, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको दो वर्ड्स में तोड़ा है, दो ग्रीक वर्ड्स में तोड़ा है, माइटो प्लस कॉन्ड्रियोन। जो माइटो है उसका मीन होता है थ्रेड एंड जो कॉन्ड्रियोन है उसका मीन होता है ग्रेन्यूल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का मीन निकाले इस ग्रीक वर्ड से तो होता है थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल। राइट, माइटो का मीन होता है थ्रेड एंड जो ग्रेन्यूल है उसका मीन होगा एक कणिका होता है। कॉन्ड्रियोन का मीन ग्रेन्यूल होता है। तो यानी धागे की आकृति की कण समान संरचनाएं हैं उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। ये एक सिंपल डायग्राम बनाया है मैंने। ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त आवरण वाला होता है। ओके, इसकी जो नेमिंग है वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, नेमिंग करेंगे। पहले आपको पता नहीं होगा कि इसे क्रिस्टी कहते हैं या ये आउटर सरफेस है, इनर सरफेस है, ऑक्सीसोम कहाँ पे है, इन सभी के बारे में धीरे धीरे देखने वाले हैं हम। ठीक है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल, एक स्विकिज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये अपने को पावर प्रोड्यूस करता है। ये एटीपी के रूप में जो एटीपी है उसका सिंथेसिस करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ये पावर जनरेट करता है और इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ओके, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो होंग ब्लूम नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहा। ठीक है, अब देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नाम किसने दिया, इसको किसने खोजा। तो सबसे पहले देखते हैं, बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अब हम बात करें कि जो कोली करते हैं उन्होंने क्या किया। कोली का नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने जो कीट होते हैं, ये जो आर्थ्रोपोडा के कीट, पक्षी को कीट सॉरी है ना, जो कीट होते हैं उनकी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। और जो डब्ल्यू फ्लेमिंग है उन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसको थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल होता है और धागे समान संरचनाओं को फाइला कहा। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो फ्लेमिंग को एक धागे जैसे दिखे और इनको फाइला नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, और आपका जो ये पाइला थे, ठीक है, फ्लेमिंग ने दिया और अल्टमैन ने, साइंटिस्ट अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है बेंडा ने, अल्टमान ने उसे बायोप्लास्ट नाम दिया है। ओके गाइस, तो डोंट बी कंफ्यूज, अल्टमान ने नाम दिया बायोप्लास्ट। ये डिस्कवरी की है, थोड़ी बोरिंग है, आगे इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एपमोविस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम पौधों में जो निम्फिया प्लांट था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखा। यहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले प्लांट सेल में, ठीक है, सबसे पहले जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखा निम्फिया प्लांट में आपके एपमोविस ने। ठीक है, नेस ने डीएनए की उपस्थिति की बताई कि जो आपका डीएनए है उसमें सबसे पहले बताया नेस ने कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। क्लाउडे ने जो कोशिकीय घटकों से इसको जो द्रुत अपकेंद्रण विधि होती है इसको अलग कर लिया था। ठीक है, सार्कोसोम पिट्स ने इसको सार्कोसोम कहा। अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब देखें कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ये पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स में तो होते ही नहीं है। अब देखें एक वयस्क की जो आरबीसी होती है, ओके, उसमें भी नहीं पाया जाता, बट जो शुरू में जो बच्चे की आरबीसी होती है उसमें कुछ में पाया जा सकता है, मे बी। ओके, फ्लोएम में ये बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। जहां पर ये अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाया जाता है, जैसे ये आप देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जहाँ पे मेटाबॉलिज्म अधिक होगी वहां पे इसकी रेट अधिक होगी। ओके, शुक्राणु सेल्स में भी ये पाया जाएगा और आपकी जो रेटिना सेल्स हैं उनमें भी पाया जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में ये कुछ जो सर्कल से वलय से बनाते हुए पाया जाता है। ये होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके नंबर की, यानी इसकी कितनी संख्या में ये पाया जाता है। तो एक नॉर्मल सेल्स में, अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो उसमें लगभग 300 से 800 तक ये पाया जाता है।
बट याद रखना कि जहाँ पे मेटाबॉलिज्म अधिक होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। जैसे आप देखिए हार्ट की जो पेशी कोशिकाएं हैं, वृक्क है, ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, वहाँ पे ये अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसकी रेट अधिक होती है, यानी उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होती है। तो इनकी संख्या कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं के अनुपात में पाई जाती है। जहां पे उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होगी माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाएंगे। ओके गाइस, आ रहा है समझ में? जैसे आप देखिए कुछ में तो ये बहुत कम पाए जाते हैं और कुछ में ये लाखों की संख्या में भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आप देखिए केओस केओस नाम का एक प्रोटोजोआ है। ओके, केओस केओस नाम का एक प्रोटोजोआ है जिसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। 5 लाख। ओके, इमेजिन करो कितने होंगे। और आरंभिक यूकेरियोट्स जैसे आप देखिए क्लोरेला, कुछ एल्गी हैं जिसे आप देख सकते हैं। अब देखिए माइक्रो जो मोनास है, ट्रिप्नोसोमा है और माइक्रोस्टेरियाज है, इनमें ओनली आपको एक ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ओनली वन सिंगल। ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें 5 लाख, और जो से आपकी क्लोरेला हो गई, माइक्रोस्टेरियाज हो गए, ये एक कोष के यूनिसेलुलर एल्गी हैं, तो इनमें एक ही, इनकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इनमें एक होती है। ओके, अब हम देखते हैं शेप और साइज की बात। शेप, इसकी जो शेप कुछ में बेलनाकार भी हो सकती है, तंतुमय भी हो सकती है, कणिकामय, सलाका रूपी जैसे रोड लाइक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन माइटोकॉन्ड्रिया की शेप अलग अलग भी हो सकती है, बहुत सी कन्वर्ट होती रहती है। अब बात करें कि ईस्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो गोलाकार होते हैं, जबकि आप देखिए क्लोरेला, क्लोरेला में जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो नलिकाकार और शाखित होंगे। ओके, ये हो गई इसकी शेप, जो आपकी शेप है। उसकी बात साइज की बात करें, साइज की बात करें तो जो ये इनकी लंबाई होती है वो 2 से 7 होती है, जबकि जो आमाप होगा ये 0.5 से, सॉरी, ये 0.2 से 7 म्यूएम है, और ये 0.5 से 1 म्यूएम व्यास का होता है। ये हो गई इसकी जो व्यास है, डायमीटर है, वो होता है। ठीक है, ईस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटे माप के होते हैं, जैसे 1 म्यूएम के, और एम्फीबिया जैसे आप देखिए राना पाइपेंस, तो इसकी जो एक्सेल होती है, अंडकोशिका होती है, उसमें सबसे लंबे पाए जाते हैं, जैसे 30 से 40 म्यूएम के। ओके गाइस, तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ आपके। अब हम आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर चलने वाले हैं। इसके डायग्राम देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, ऑक्सोसोम क्या होंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो गाइस अब हम शुरू करने वाले हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है अपना। इसमें हम पढ़ेंगे जो आपकी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो प्रत्येक इसके जो सिस्टम है, सभी जो इसकी लेयर्स हैं, इसमें क्या क्या बन रहे हैं, ऑक्सीसोम बन रहे हैं, सभी की बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे गाइस। ओके, तो डोंट बी। अब शुरू करते हैं हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप देखिए डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए यहाँ पे ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। आप देखेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना और इनर मेम्ब्रेन होती है, इसकी मोटाई तो लगभग इक्वल सी रहती है, बट जो आउटर मेम्ब्रेन होगी इसकी, ये तो सिंपल पाई जा रही है, इसमें कोई फोल्डिंग्स नहीं है। जबकि इनर मेम्ब्रेन को देखिए आप, यहाँ पे इस इनर मेम्ब्रेन को देखिए, इसमें ये कुछ ऐसे क्रिस्टी जैसे कुछ उभार से पाए जाते हैं, इन उभार को हम कहते हैं क्रिस्टी। ओके, बी क्लियर गाइस, बी क्लियर कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं, और इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। ओके, ये हो गया क्रिस्टी की बात। अब देखिए आप ये क्रिस्टी पर कुछ ऐसे मैंने जो आपके ग्रीन कलर है वो उससे कुछ ऐसे डॉट्स से बनाए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी पर जो ये पाए जाते हैं इनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, F1 F0 वाले। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सभी एक एक पार्ट के, जैसे आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन, इसकी ऑक्सीसोम हो गया, क्रिस्टी हो गई, डेंस ग्रेन्यूल हो गए, इसका जो डीएनए है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से, बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखते हैं, अब क्रिस्टी पे आ गए। क्रिस्टी ये हो गई, क्रिस्टी पे ऑक्सीसोम्स लगे हुए होते हैं, जो आपकी ऑक्सीडेशन वगैरह, ये एटीपी का सिंथेसिस वगैरह सब कुछ यहाँ पे ही होता है। ओके, अब देखिए ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी पे ऑक्सीसोम, और इसमें जो ये अंदर वाला भाग है ये मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, अंदर वाला भाग मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए इसमें कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं और डेंस ग्रेन्यूल भी होते हैं।
एक बात ध्यान रखना, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें खुद का डीएनए होता है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। क्लियर हो जाएगा आपको, धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे। वीडियो को लाइक करो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। शुरू करते हैं हम। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी और इनर मेम्ब्रेन होगी, लंबाई सॉरी इनकी मोटाई होती है इक्वल होती है, आप देख सकते हैं। बट इनमें क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर इनफोल्डिंग्स होते हैं, और जो ये इनफोल्डिंग्स होते हैं इनको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, जो इनफोल्डिंग्स होते हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं। कुछ ऐसी जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इस पे ये क्रिस्टी बन गई, और क्रिस्टी पे देखिए ये कुछ ऑक्सीसोम्स लगे हुए होते हैं, और ऑक्सीसोम्स की स्ट्रक्चर देखिए तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है हमें ऑक्सीसोम की। ओके गाइस, तो अब हम शुरू से देखते हैं इसको, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से, फिर इनर मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से। ओके, पहले देखते हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मेटाबॉलिक जो पदार्थ होते हैं उनके पारगम्य के लिए होती है, यानी उपापचयी पदार्थों हेतु पूर्ण पारगम्य होती है। और हम देखें कि जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है उसकी सतह पर 2 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के रंध्र पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसके आउटर लेयर यानी आउटर मेम्ब्रेन की, तो इसमें 40% लिपिड और 60% प्रोटीन होता है। और लिपिड में क्या क्या होता है, लिपिड में आप देखेंगे कि फास्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत अधिक मात्रा में फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होगा। बट जो आप पे कार्डियोलिपिन होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। यहां से क्वेश्चन बनता है यहां से जेआरएफ में कि कार्डियोलिपिन ये कम मात्रा में कौन सी लेयर में पाया जाएगा, तो आउटर मेम्ब्रेन में कम मात्रा में पाया जा रहा है। जबकि हम देखेंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे भी पढ़ेंगे, वहां पे कार्डियोलिपिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी इससे 7 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, 7 टाइम्स मल्टीपल होता है इसका। अब देखें, आप देखेंगे जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए होंगे। एंजाइम बहुत कम पाए जाते हैं यहाँ पे, बट कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनका नाम भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मोनो अमीन ऑक्सीडेज NADH रिडक्टेज हो गया, फैटी एसिड को एंजाइम हो गया, लाइगेज हो गया, कैन्यूरिनिन हाइड्रोक्सिलेज हो गया। ओके, तो ये सारे एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब देखें कि जो आपकी ये आउटर मेम्ब्रेन है इसमें जो पोरीन प्रोटीन होती है ना, पोरीन प्रोटीन, ध्यान रखना गाइस, पोरीन प्रोटीन प्रमुखता से पाया जाता है, जो इसे अनेक विलयों व उपापचय हेतु पारगम्य बनाता है। पहले मैं बता चुका हूं कि आप देखिए ये उपापचयी पदार्थ हेतु पूर्ण पारगम्य होती है। तो कुछ पदार्थों के लिए आप देखिए जो पोरीन प्रोटीन होता है वो ये पारगम्यता का कार्य करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करता है ना। ओके, तो क्लियर हो गया आपको। इसमें वाहक प्रोटीन्स कम मात्रा में पाए जाते हैं, याद रखना, इसमें वाहक प्रोटीन्स कम मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ ही पाए जाते हैं, बट ये उपापचयी पदार्थों हेतु पूर्ण पारगम्य होती है। ओके गाइस, क्लियर हुई आपकी ये आउटर मेम्ब्रेन। अब हम चलने वाले हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन के बारे में, फिर पढ़ेंगे क्रिस्टी, फिर ऑक्सीसोम, डेंस ग्रेन्यूल, इसका जो डीएनए वो कैसा है, तो जिसका जो सब कुछ है वो देख लेंगे। अब आ जाइए आप इसकी इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई एक, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि कुछ इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं, और इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। जो इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं। और जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो चयनित पारगम्य होती है। गाइस ध्यान रखना, ये चयनित पारगम्य होती है, बट जो आउटर मेम्ब्रेन है ना वो तो भाई पारगम्य है सभी के लिए। मेटाबॉलिक जो पदार्थ हैं, उपापचयी पदार्थ हैं, उन सभी के लिए पारगम्य होती है, बट ये चयनित पारगम्य प्रकार की होती है। अब देखिए इसमें जो प्रोटीन होती है वो 80% होती है और 20% लिपिड होती है। लिपिड यहाँ पे कम पाए जा रहे हैं। ओके, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड यहाँ पे कम पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल और जो फास्फोलिपिड है बहुत कम पाए जा रहे हैं। जबकि आप देखेंगे कि कार्डियोलिपिन इसमें बाह्य जो आपकी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अपेक्षा 7 गुना अधिक पाया जाता है। कार्डियोलिपिन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलिपिन बाह्य कला की अपेक्षा 7 गुना अधिक पाया जाता है। तो ठीक है गाइस, और अब देखें कि यह वाहक प्रोटीन्स, इलेक्ट्रॉन वाहक, किण्वक व युग्मन कारक जैसे कपलिंग फैक्टर हो गया ना, उसमें अधिक मात्रा में रहती है। इसमें इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं, बता चुका हूं मैं कि देखिए आप जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें देखिए कुछ ऐसे, और इन जो इनफोल्डिंग्स हैं इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ओके गाइस, हो गया। प्रत्येक क्रिस्टी एक गुहा को घेरती हुई पाई जाती है और जिसे हम कहते हैं
इंटरक्रिस्टियल स्पेस, ओके राइट, दिस इज द इंटर क्रिस्टियल स्पेस यानी अंतःक्रिस्टी अवकाश, ये हो गया। ये एक गुहा बनाती है यानी एक कैविटी बनाती है, जो क्रिस्टी है वो एक कैविटी बनाएगी और उस कैविटी को हम कहते हैं इंटरक्रिस्टियल स्पेस। ओके गाइस, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। क्रिस्टी द्वारा अंतः माइटोकॉन्ड्रियल कला का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आप, ये ऐसे इनफोल्डिंग्स बढ़ाएगी यानी इसका क्षेत्रफल बढ़ा रही है, इनर मेम्ब्रेन का क्षेत्रफल बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि इसकी कार्य की जो सक्रियता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप इसका जो एरिया बढ़ा देंगे तो इसकी कार्य की सक्रियता बढ़ जाएगी, यानी इस पे रिएक्शंस वगैरह कुछ भी होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, तो एयर सरफेस बढ़ेगी। तो आप देखिए, तो रिएक्शंस की जो कार्य की सक्रियता है वो तो बढ़ेगी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं क्रिस्टी के बारे में। पहले देखा आउटर मेम्ब्रेन, फिर देखा इनर मेम्ब्रेन, और अब देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग्स होती हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्रिस्टी है क्या चीज, इनको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए गाइस, क्रिस्टी जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ इनफोल्डिंग्स बनाती है, और इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। जो क्रिस्टी होती है उन पे आप देखेंगे कि कुछ ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री कैनाल, वो सॉरी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इन्हें कहते हैं। F1 F0 वाले हो गए ये पार्टिकल्स। ये देखिए, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन जो और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे आउटर चैम्बर कहते हैं। गाइस ध्यान रखना, यहाँ से भी कुछ कई बार मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा क्या है, कई बार क्वेश्चन उठ जाता है। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि ये है यहाँ पे, इस पे ऑक्सीसोम्स लगे हुए होते हैं। तो हम पहले देखे थे आउटर मेम्ब्रेन, फिर देखा हमने इनर मेम्ब्रेन, फिर देखा ये क्रिस्टी, और क्रिस्टी के बाद में अब ऑक्सीसोम्स पढ़ेंगे। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है उसकी कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इसमें लिपिड भी पाया जा रहा है, आपका प्रोटीन भी पाया जाता है क्रिस्टी में, ध्यान रखना गाइस। ओके, तो गाइज यहाँ से शुरू होता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक, ऑक्सीसोम। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, सारी जो एटीपी की सिंथेसिस वगैरह जो रिएक्शंस होती है यहाँ पे होती है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ऑक्सीसोम के बारे में। पहले मैं बात बता दूं एक, कि जो ऑक्सीसोम है उसको सबसे पहले डिस्कवर एक मोरोन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1963 में ऑक्सीसोम की खोज की। अब बात करते हैं ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर की। तो ऑक्सीसोम की कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे एक हेड पार्ट होता है, फिर स्टॉक एंड बेसल पार्ट। इसको अगर बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से भी इसको उल्टा यूं बना सकते हैं, आप यूं कर सकते हैं। ओके, ऐसे है तो इसको कुछ यूं भी कर सकते हैं ना, तो वैसे ही है, डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। जो ऑक्सीसोम है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम, मोरोन पार्टिकल। मोरोन पार्टिकल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि मोरोन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए इसको मोरोन पार्टिकल कहते हैं, या F1 F0 पार्टिकल्स। ये भाग होता है इसका F1, और जो बेस पार्ट होता है वो F0 होता है। सो इस कारण से F1 F0 पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर, ये है इसकी सी साइड जो मैट्रिक्स की सॉरी बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी साइड होती है, और जो एम साइड है जो मैट्रिक्स की साइड होती है। ओके, तो सी साइड और एम साइड बिल्कुल क्लियर हो गई आपको, ये सी साइड है एंड ये एम साइड है। अब देखिए इसमें ये बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट को हम F0 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बेसल पार्ट में देखिए सी साइड और जो एम साइड होती है उसके दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 70 एंगस्ट्रॉम की होती है, 70 एंगस्ट्रॉम, याद रखना। इसका जो स्टॉक पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, ये बेस को और हेड को जोड़ता है। तो स्टॉक पार्ट की जो हम अप्रोक्स जनरली जो दूरी मानते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, वो 45 एंगस्ट्रॉम की होती है। ओके गाइस, तो अब देखें जो इसका स्टॉक होता है, ये स्टॉक की 45 एंगस्ट्रॉम लेंथ हो गई। हेड है जो स्टॉक को और बेस को जोड़ता, वो सॉरी स्टॉक है जो हेड को और बेस को जोड़ता है। जो हेड है इसका, उसका डायमीटर देखिए तो 90 एंगस्ट्रॉम होता है, हेड को F1 पार्टिकल बोल सकते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका ऑक्सीसोम होता है उसके नंबर्स देखे, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में 10⁻³ से 10⁵ तक के जो आपका ऑक्सीसोम है वो पाए जाते हैं। ओके गाइस, अब देखिए
आगे चलते हैं थोड़ा। ये जो आपके हैं दो पार्टिकल्स, जो दो ऑक्सीसोम्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? जनरली 100 एंगस्ट्रॉम तो होनी ही चाहिए। और ये जो ये जो ऑक्सीसोम होते हैं ये मल्टीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको मल्टीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बाह्य कला पर उपस्थित वृत्ताकार कणों के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। और अगर हम इसको बांटे तो इसको देह को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्पेरिकल हेड हो गया, दूसरा स्टाक हो गया, और तीसरा हो गया इसका बेसल पार्ट। ठीक है, अब हम तीनों के बारे में एक एक की स्टडी करते हैं। हेड होता है, पहला भाग हेड होता है, जो स्पेरिकल हेड होता है, इसे F1 पार्टिकल्स बोल सकते हैं, F1 वाला होता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें डायमीटर की तो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसे कपलिंग फैक्टर कहते हैं। कपलिंग फैक्टर क्यों कहते हैं इसे? और एक बात सुनना, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहते हैं। कपलिंग फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और फास्फोरिलीकरण दोनों की कपलिंग रिएक्शन करवाता है। यानी देखिए आपका जो ये हेड पार्ट है ना, यहाँ पे देखिए ये हेड पार्ट, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एटीपेज एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है इस हेड में। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन हेड पे। जो क्या होता है, इस पर एटीपेज एंजाइम पाया जा रहा है और यह एंजाइम एटीपी के फास्फोरिलीकरण द्वारा एटीपी के निर्माण को प्रेरित करता है। इस प्रकार ये ऑक्सीकरण और फास्फोरिलीकरण की युग्मन क्रिया से संबंध होता है इसका, तो इस कारण इसे कपलिंग फैक्टर पार्टिकल कहते हैं। ओके गाइस, याद रखना कपलिंग फैक्टर पार्टिकल जो ऑक्सीसोम होता है उसका हेड होता है, उसका हेड क्या होता है? कपलिंग फैक्टर पार्टिकल होता है। दूसरा बात, इसे हम ईटीपी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन कणों पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, अतः इसको हम इलेक्ट्रॉन परिवहन कण या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल कहते हैं। अब दूसरा पार्ट होता है इसका स्टॉक। स्टॉक को जो स्टॉक होता है ये आधार भाग को गोलाकार शीर्ष से जोड़ने वाला खंड होता है, जो 50 एंगस्ट्रॉम लंबा हो सकता है, यानी 45 और 50 के लगभग होता है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर की बात करें तो 30 से 40 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। यह ओलिगोमाइसिन संवेदी प्रोटीन से बना होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, एक जो स्टॉक होता है इसका, ये ओलिगोमाइसिन संवेदी प्रोटीन से बना होता है। तो आपको याद रखना है कि ओलिगोमाइसिन संवेदी प्रोटीन से जो स्टॉक होता है वो बना हुआ होता है। थर्ड पार्ट होता है इसका बेसल पीस। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आधार का है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 11 nm और 1.5 nm इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, जिसको जो बेसल पीस होता है या बेसल पार्ट होता है, जिसको F0 सब यूनिट कहते हैं। यानी जो आप देखिए ये हो गया आपका, ये है इसका बेसल पार्ट, ये वाला आधार का है जिसे बोलेंगे अपन। ठीक है, यह अंतःकला द्वारा प्रोटीन लिपिड से रचित भाग होता है और ये कला के लिपिड भाग में दसा हुआ रहता है। जैसे आप देखिए कि जो क्रिस्टी है उसकी जो ये क्रिस्टी की लेयर होगी ना, ये मतलब मेम्ब्रेन होगी, उसमें ये बेसल पार्ट दसा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें जटिल और जल विरागी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। संभवतः ये प्रोटीन स्थानांतरणकारी जो प्रोटीन ट्रांसलोकेटिंग क्रियाविधि होता है उसका संचालन करता है, और अर्थात यहाँ पे जो आपकी प्रोटीन के चैनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए आपके ऑक्सीसोम्स के बारे में। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर वीडियोस। ओके, थैंक यू गाइस। बैक टू बैक प्रीमियर्स आ रहे हैं, सभी को देखना है। इसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। ओके, तो पूरी जो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है उसकी बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके गाइस, थैंक यू।